अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। आज हम जब करंट इश्यूज़ के लिए बैठे हैं तो हमने आज अपने इस प्रोग्राम में डेंगू की वबा बड़ी तेज़ी से पूरे मुल्क में फैली हुई है और डेंगू की वबा सबसे ज़्यादा फैली है तो सिंध में उसकी सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही खौफनाक है और सिंध में भी सबसे ज़्यादा हैदराबाद में कि वहाँ पर डेंगू की वबा जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि तकरीबन 20 से ज़ायद हलाकतें वहाँ हो चुकी हैं हैदराबाद में। कराची में भी हलाकतें हुई हैं लेकिन उसकी तादाद कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बीमारियां क्यों आती हैं? ये बीमारियां जो आती हैं ये तो है मिन जानिब अल्लाह ही होती है कि अल्लाह की जानिब से ये बीमारियां होती हैं और इंसानों के लिए जो है एक मुश्किलात तो होती हैं लेकिन एक इम्तहान है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ जब मौसम तब्दील होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है वो फैलती हैं। डेंगू एक पुराना मसला है और डेंगू आहिस्ता आहिस्ता जो है माजी में काफ़ी से ज़्यादा बेकाबू होता रहा। हुकूमत की जानिब से इस पर इलाज मुआलजे की सहूलतें मुहैया की गई, मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल में इसके वार्ड्स कायम किए गए और आज भी पूरे पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में इसके अलग से वार्ड्स बनाए गए। लेकिन बात वही है कि डेंगू की जो अफजाइश नस्ल होती है वो गटर के पानी से नहीं होती, वो सीवरेज के पानी से नहीं होती, वो गंदे पानी से नहीं होती, वो साफ पानी से होती है। और डेंगू जो है वो क्यों फैलता है, डेंगू की वजूहात क्या होती हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, इस पे हम चाहते थे कि हम अपने आवाम को इसके हवाले से कुछ आगाही दें। तो लिहाजा आज की बात में हमने इसी मौजू को मौजू बहस बनाया है और इस मौजू बहस को मज़ीद जानने के लिए, इस पे तहकीक, आप समझ लें कि तहकीक करने के लिए हमने मेहमानों को जो यहाँ पर मदऊ किया है, स्टूडियोज़ में भी, फिर जूम पे भी मेरे साथ होंगे। तो लाजमी सी बात है कि जब बीमारी है तो डॉक्टर का होना लाजमी है और डॉक्टर अगर ना हो तो वो बीमारी की जो एहतियाती तदाबीर है या उसकी वजूहात हैं वो कौन बताएगा। तो लिहाजा आज स्टूडियो में मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर एहसन कवी सिद्दीकी साहब। डॉक्टर एहसन कवी सिद्दीकी साहब ये CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन के। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। इसके अलावा जूम पे मेरे साथ मौजूद होंगे हैदराबाद से मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अवैस मेमन साहब। ये कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं के हॉस्पिटल हैदराबाद से, तो ये भी मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर लोग भी मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वो मेरे साथ ज्वाइन होते रहेंगे। तो इस वक्त सबसे पहले तो मैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एहसन कवी साहब, उनकी तरफ ही रुजू करता हूँ। और एहसन कवी साहब, तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। मुझे पता है कि आप बहुत ही मतलब ये कि तकरीब से निकल कर यहाँ, माय प्लेजर जी जनाब। ये क्या होता है और सारी तमाम चीज़ें जो होती हैं क्यों होती हैं, क्या होता है, ये हम पूछेंगे। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैकेज देख लूँ मैं जो हैदराबाद से ही मुतालिक है, उसके बाद फिर मैं एहसन कवी साहब की तरफ बढ़ूँगा। आप ज़रा ये पैकेज देखिए। कैसी रही बल्दिया हैदराबाद, जिसके बाद इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी कि इसको एशिया की सबसे अमीर तरीन बल्दिया तस्वुर किया जाता था। इसकी अपनी बिल्डिंग की ये हालत है कि वो किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। लेकिन शहर में मुख्तलिफ चौक चौराहों पर बनाए गए थे, लेकिन वो मॉन्यूमेंट्स खूबसूरती के बजाय इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं कि बदसूरती का सबब बन रहे हैं। सेहतमंदाना माहौल फराहम किया जाए, लेकिन ग्रीन बेल्ट सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के बजाय गंदगी वाला माहौल फराहम कर रहे हैं, जिससे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। लोगों को सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के लिए पार्क्स भी बनाए गए थे, लेकिन पार्क्स बिल्कुल तबाह हाल हो चुके हैं। ग्राउंड्स भी हैदराबाद शहर में मौजूद हैं, लेकिन नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल हो हैं, लेकिन गोश्त मार्केटों में गोश्त फरोख्त नहीं किया जा रहा। गोश्त फरोख्त किया जा रहा है रोडों पर, सड़कों पर, मट्टी में और नालियों के ऊपर ठेले पथारों पर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। हाल चल रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ अस्पताल की हालत इतनी बेकार हो चुकी है वो किसी काम के बाकी नहीं रहे मौजूद है। लेकिन डॉक्टर्स ना होने के बायस उन अस्पतालों में शहरियों को इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं। हैदराबाद मौजूद हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, वो बरसाती नाले कचरे से इतने ज़्यादा भर चुके हैं कि ज़्यादा पानी उबलने लग जाता है कि सड़कों पर और गलियों में पानी जमा हो जाता है, जिसके बायस शहरियों को नाज़रीन हैदराबाद शहर की सड़कों का तो बुरा हाल है ही, लेकिन हैदराबाद के जितने भी कब्रस्तान हैं उसके इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं उनका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कब्रस्तान में मैयतें लाने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है
लोग अपने प्यारों की कब्रों पर नहीं पहुंच पाते, फातिहा ख्वानी नहीं कर पाते। लेकिन पिछले 2 साल में भी बल्दियाती नुमाइंदगान ने या इंक्रोचमेंट सेल ने हैदराबाद में इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। कार्रवाइयाँ तो होती हैं लेकिन उन कार्रवाइयों का कोई फ़ायदा शहरियों को मुयस्सर नहीं आता। सिंध हुकूमत पार्किंग ख़त्म कर रही है लेकिन हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पार्किंग के ठेके देकर पार्किंग शहर में सड़कों पर लगवा रही है, जिसके बायस शहर बल्दिया आला हैदराबाद के कॉरपोरेशन बनने के बाद वासा का इदारा भी बल्दिया आला हैदराबाद के दायरे इख्तियार में आ गया है। मेयर बल्दिया आला हैदराबाद वाटर सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं, लेकिन शहर में किल्लत आ भी रहा है तो इतना ज़्यादा गंदा आ रहा है कि वो शहरियों को मज़ीद बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। शहरी मेयर बल्दिया आला हैदराबाद टाउन चेयरमैन और चेयरमैन से एक ही सवाल करते नजर आ रहे हैं कि जब बल्दिया आला हैदराबाद नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा। इस पैकेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हमने चीज़ें थी कि जो बल्दिया हैदराबाद की जानिब से जो एक सिविक प्रॉब्लम होती है, पानी का गंदा होना होता है या जो सहूलियात होती हैं, इनकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन डेंगू क्यों होता है, मैं एहसन कवी साहब से ही पूछूंगा। सर, डेंगू की वजूहात क्या होती हैं, डेंगू क्यों पैदा होता है? अच्छा, देखिए, ऐसा है जनाब कि ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं इनके अंदर एक ख़ास मौसम जिसमें मच्छरों की अफजाइश होती है। और मोस्टली ये जो सीज़न होता है पोस्ट सीज़न, जिसको हम रेन के बाद का सीज़न कहते हैं, बारिशें जब होती हैं उसके बाद होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कई जगह पर पानी खड़ा होता है। जैसे आपने शुरू में फरमाया था कि साफ़ पानी से होता है और बारिश का पानी तो साफ़ ही होता है। और उसके बाद लेकिन इसमें जो एक ख़ास बात में जो लोगों को बताने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि गवर्नमेंट कितना भी पानी को कंट्रोल कर ले, घरों के अंदर जो आपको कंट्रोल करना है वो घर वालों ने करना है। तो जब तक घर वाले खुद भी उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक घर में भी अगर वो पानी का पडल कहीं बना हुआ है, चाहे वो किसी बर्तन में रखा है चाहे किसी चीज़ में रखा है, तो वो पूरे, अगर मच्छर उसमें पैदा होता है तो वो पूरे मोहल्ले के लिए मसला बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को बाहर सफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब हर आदमी को, क्योंकि हर आदमी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो मौसम होता है इसमें मच्छरों की जिसमें अफजाइश होती है। 2 किस्म के मच्छर होते हैं, एक मॉस्किटो जो कि मलेरिया कॉज करता है और एक मॉस्किटो है जो डेंगू कॉज करता है। एक का नाम होता है एनोफिलीज मॉस्किटो और एक का नाम होता है एडिस इजिप्टी। ये 2 मॉस्किटो हैं, इनकी फीमेल में ये कैरी करता है वायरस। वो वायरस नहीं होता है जो मलेरिया का, ये वायरस होता है। मलेरिया का इलाज मौजूद है क्योंकि मलेरिया की दवाएँ हैं जो कि उसके पैरासाइट को जाके मारती हैं, उसके जरासीम को मारती हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है। अच्छा, वायरल डिजीज़ के बारे में लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बुखार के साथ एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, चीज़ें शुरू कर देते हैं, कि वायरल डिजीज़ हमेशा सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो पता कैसे चलेगा एक आदमी को घर में अगर उसे बुखार हुआ है? उसी पे आ रहा हूँ हाँ, कि अगर किसी को बुखार वगैरह हो गया है और वो सीज़न चल रहा है तो पहली बात तो ये है कि उसको सेल्फ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाए। जब वो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसकी अलामतों को देखते हुए, क्योंकि एक आम बुखार किसी को भी हो सकता है, इसमें नज़ला ज़ुकाम भी साथ हो सकता है, तो क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है तो हम समझते हैं शायद नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो उसमें बेहतर ये होता है कि उसका एक टेस्ट करा लिया जाए। और टेस्ट कराने के बाद या तो वो डेंगू साबित हो जाएगा कि डेंगू है, या साबित होगा कि डेंगू नहीं है। तो उसका, मैं भी जब मरीज़ को देखता हूँ तो इसी तरह से देखता हूँ कि उसको मुझे किस इलाज पर लेके जाना है। अब इशू क्या है कि डेंगू का एज अ वायरल डिजीज़ कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये 98% लोगों में खुद ही ठीक हो रहा है। जैसे आपको नज़ला ज़ुकाम होता है, आप उसके लिए पैराडोल वगैरह खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर ओवर प्रिस्क्राइब कर दे या आप खुद सेल्फ मेडिकेशन से एंटीबायोटिक ले लें, वो आपकी अपनी ख्वाहिश होती है। डेंगू में ये होता है कि हमें थोड़ा सा एक मैसेज ये भी पब्लिक को देना चाहिए कि पैनिक ना करें। इसका बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी ये है कि अगर ये डायग्नोस हो गया है कि आपको डेंगू है तो आपने सिर्फ अपने बुखार को कंट्रोल करना है, अपने आप को रिहाइड्रेट रखना है, आपने डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, और आपने अपने प्लेटिलेट काउंट्स जो कि आपके खून में खलिया होता है उसका रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहें। वो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं कि खलियों का क्या ताल्लुक़ होता है, कैसे बीमारी में आगे पीछे होते हैं। लेकिन ये वजह जैसे आपने पूछा था मुझसे शुरू में, वजह वही है कि हर फैमिली को ये एफर्ट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अगर बाहर कंट्रोल कर रही है पानी को या नहीं भी कर रही है, आपको अपने घर को तो आपके काबू में है ना, तो ये मैसेज आप बड़ा स्ट्रांगली आगे बढ़ाइए कि उन लोगों को चाहिए कि अपने घरों में भी साफ़ पानी के कहीं भी ऐसे स्टोरेज ना किए हुए होना जिसपे मच्छर अफजाइश हो सके। खासतौर पर ये बाथरूम वगैरह में बाल्टी में पानी भर के छोड़ देते हैं या आप किचन के बाहर पड़ा होता है, पीछे कहीं टायर रखे होते हैं उसमें पानी भरा होता है, पीछे कोई पुराना टैंक पड़ा होता है उसमें भरा होता है, कोई हौदी बनी होती है उसमें पड़ा होता है, बेहिसाब वजह हो सकती हैं। लेकिन ये इंसान खुद ही कर सकता है, इसका सारी जिम्मेदारी हुकूमत क्योंकि घरों में घुस के नहीं कर सकती। एक ज़माने में कोशिश की गई थी, पॉसिबल नहीं हुआ।
लेकिन बात वही होती है ना कि ये साफ पानी में जो हमने सुना था कि गंदे पानी से मच्छर पैदा होते हैं, उसी से बीमारियां फैलती हैं। ये डेंगू जो है ये कहाँ, किस मुल्क से आया है? किस मुल्क से? हाँ, इसकी तारीख क्या है? तारीख इसकी देखिए, मेरे ख्याल ये 5-10 साल की पुरानी पाकिस्तान में तारीख है इसकी। पाकिस्तान में पहले श्रीलंका में बहुत ज़्यादा हुआ था। हाँ। इस मैंने कहा था ट्रॉपिकल कंट्रीज में था, इंडिया में होता है बहुत ज़्यादा, फार ईस्ट में बहुत है ये, फार ईस्ट में होता है। यानी श्रीलंका से अगर आप आगे जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जहाँ के पानी और इस तरह की चीज़ें या ह्यूमिडिटी और जहाँ पे स्टोरेज और जैसे कि मिसाल तौर पर रेन सीज़न जिस तरह के करते। अच्छा आप देखिए पंजाब में हमेशा पहले आता है, रेनी सीजन वहाँ जब खत्म हो जाता है पहले खत्म होता है, हमारा बाद में चलता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि वो वहाँ पे पहले होगा फिर यहाँ पे होगा, वहाँ पे अब शायद ये खत्म होने की तरफ जा रहा हो, हमारी तरफ अभी बढ़ने की तरफ जा रहा है। 3-4 महीने इसका इफेक्ट रहता है। 3-4 क्रिटिकल सिचुएशन कब इख्तियार करता है? क्रिटिकल सिचुएशन देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है। क्योंकि अगर हमारा डेटा हम कलेक्ट ही ना करें तो कोई डेंगू नहीं है। अच्छा अब जब गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, ये नहीं कि डेंगू इस दफ़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ बात कर सकता हूँ, डेंगू हमेशा ही इतना होता है, यानी पिछले जो आप सालों की बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट का डेटा कलेक्शन करने का सिस्टम थोड़ा बेहतर होता जा रहा है, तो आपकी नज़रों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। केसेस आ रहे हैं, सही कह रहे हैं आपकी बात। ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जिस तरह के जराइम की केसेस में इजाफा उस वक्त होता है जब FIR कटती है या थानों में जब जब रिपोर्ट जाता है, अगर ना जाए तो फिर पता नहीं चलता। बहरहाल मेरे साथ डॉक्टर अवैस भी मौजूद है हैदराबाद से, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अवैस साहब, आप साथ हैं ना? जी जी बिल्कुल, मैं साथ हूँ आपके। तैयार है ना डेंगू के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए? जी जी बिल्कुल, इसकी बहुत ज़रूरत है और हैदराबाद में इस मौजू पे हर किसी के जहन में ये मौजू है आजकल, डेंगू वायरस। जी जी, तो डेंगू के हवाले से बताइएगा डॉक्टर अवैस साहब कि जैसे आपने गुफ्तगू सुनी आप जनाब कवि साहब की, आप सुन रहे थे? जी 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 बिल्कुल। तो जी जी बिल्कुल, ये हैदराबाद में इतना ज्यादा डेंगू की वबा क्यों फैल गई है, वजह क्या है? हालांकि ये तो ज्यादातर साफ पानी से होता है। वबा जो फैलती है वो ऐसे ही है कि जो इसकी जो वजह है वो मच्छर है, और मच्छर साफ पानी में साफ पानी में ही ये मच्छर पैदा हो रहा है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है मल्टीप्लाई होती हैं। अगर आप उसको शुरू में ही रोक दें अगर इसको, तो फिर ये रुक जाती है। लेकिन अगर आप इसको रोकें नहीं तो एक डेंगू के मरीज से वो वायरस दूसरे मच्छर में ट्रांसमिट होता है, फिर दूसरा जो मच्छर है वो फिर मल्टीपल और लोगों को ट्रांसमिट करता रहता है। तो इस तरह से जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो एक से दूसरे को लग सकती हैं, ये मल्टीप्लाई होती रहती हैं। इसको जितना जल्दी हो सके रोका जाए तो बेहतर है। अगर इसमें रोकने में देर की जाए तो इतनी मल्टीप्लाई हो चुकी होती है कि ये वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो फिर इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसमें नहीं तो नहीं, मैं थोड़ा सा जो मुझे इसी का टाइम की कमी भी होती है, तो टू दी पॉइंट बात करें। बात यह है कि गंदगी, सफाई, बल्दियाती मसाइल तो पूरे सिंध के अंदर ही हैं, कराची में भी उसकी बड़ी बुरी हालत है। लेकिन हैदराबाद में इसकी वबा इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों फैल रही है? उसकी वजूहत क्या है? क्या वहाँ पर सेहत की जो सहूलियात हैं वो कम हैं, या डॉक्टर्स इसे समझ नहीं पा रहे, या जो आवाम है बीमारी के बाद वो सेल्फ मेडिकेशन करती है जिसकी वजह से हो रहा है? वजूहत क्या है? वजूहत यही है कि जैसे मैंने कहा ना, आप कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अभी कुछ केसेस हैदराबाद में हुए, उसको शुरू में ही कंट्रोल करना था, मच्छर की पैदाइश से बचना था, स्प्रे करना था, शुरू में ही करना था। लेकिन अगर शुरू में इस तरह नहीं किया गया तो ये जो है ये मल्टीप्लाई होती रहती है डिजीज कम्युनिटी में। तो मतलब ये कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम सही नहीं किया गवर्नमेंट के। जी 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 बिल्कुल, इसको शुरू में ही रोकना चाहिए था। और अब क्योंकि ये बहुत केसेस हो चुके हैं, तो अभी ये एक डेंगू के मरीज से दूसरे मच्छर में जाएगा वो वायरस, और फिर वो मच्छर मल्टीपल लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहेगा। तो ये फिर नंबर ऑफ बढ़ते ही रहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में। इसको शुरू में ही कंट्रोल किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, आप कंसल्टेंट भी हैं, फिजिशियन भी हैं के हॉस्पिटल हैदराबाद के, तो आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि ये डेंगू जब का जरासीम इंसान के जिस्म में जब दाखिल हो जाता है तो वो क्या वर्किंग करता है, क्या नुकसान पहुंचाता है बंदे को जिसकी वजह से वो बीमार होता है? डेंगू वायरस के देखें, इसके सीरोटाइप से पहले तो मैं बताऊंगा, उसकी 4 टाइप्स है डेंगू वायरस के। डेंगू 1, 2, 3, 4। तो
एक क्वेश्चन तो लोगों के जहन में होता है कि जिसको एक बार डेंगू हो गया उसको दोबारा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक टाइप से किसी को एक डेंगू हुआ है, डेंगू डिजीज हुई है, जैसे डेंगू वायरस 2 से हुई है, तो 2 से दोबारा नहीं होगी, लेकिन डेंगू वायरस 1, 3, 4 से दोबारा हो सकती है। अच्छा, एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि वायरस इंसान के जिस्म में जाता है तो ये 3 फेज में काम करता है। पहला फेज होता है फेब्राइल फेज, मेडिकल टर्म में कहते हैं फेब्राइल फेज, यानी बुखार वाला फेज। उसमें पेशेंट को सिर्फ तेज बुखार आता है, जिस्म में दर्द रहता है, सर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी मतली या पेट में दर्द जैसी अलामत आती है। ये 1 से 3 दिन तक का फेज होता है। ठीक है, 3 दिन के बाद पेशेंट का बुखार सही हो जाता है, जिससे पेशेंट सोचता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन 3 दिन के बाद जो है 3 से 6 दिन का जो पीरियड होता है उसको हम क्रिटिकल फेज कहते हैं। क्रिटिकल फेज में क्या होता है कि इसके जो डेंगू वायरस है, प्लेटलेट्स को, जो हमारे व्हाइट खुलिये होते हैं जिनका काम खून को जमाना होता है, कहीं भी कोई डैमेज होता है ब्लड में, बॉडी में, तो वहां से खून बहता ना रहे, उसको प्लेटलेट्स जमाता है। तो डेंगू वायरस वो प्लेटलेट्स यानी व्हाइट सेल को कम कर देता है उस क्रिटिकल फेज में। इससे पेशेंट को फिर मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से खून आना शुरू हो जाता है, जैसे नाक से, मसूड़ों से, पेशाब से, बाथरूम से। और इसके अलावा क्रिटिकल फेज में ये होता है कि डेंगू वायरस जो है खून की जो नालियां होती हैं उसमें लीकेज क्रिएट कर देता है, लीकेज पैदा कर देता है, जिसकी वजह से खून में जो प्लाज्मा होता है, जिसको आम अल्फाज में हम पानी कह सकते हैं सिंपल, वो लीक होना शुरू हो जाता है। लीक जब होता है तो वो पित्ते में जमा होता है तो पित्ते की सोजिश होती है, पेट में जमा होता है तो पेट फूल जाता है और मोशन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेट में जब पानी आता है तो मोशन पेशेंट को होना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो फेफड़ों में जमा आए तो फिर सांस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह जब पानी बहुत लीक हो जाता है तो गुर्दे को भी असर पड़ता है पेशेंट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो 4 टाइप आपने बताए, तो मतलब ये कि अगर किसी को पहला होता है, पहला सिम्टम होता है, तो अगर वो तरीके से शुरू में ही इलाज करा लेता है या डॉक्टर के पास चला जाता है तो सिम्टम का पता चल जाता है कि क्या चीज़ है, तो फिर ये कि ये बीमारी आगे बढ़ने से रुक सकती है। देखिए, बीमारी का तो एक फेज है, वो अपने फेज से गुजरेगी, क्योंकि डेंगू वायरस, जैसे कवि साहब ने भी कहा, डेंगू वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं है, वो तो अपने फेज से गुजरेगी। तो वो चारों स्टेज पूरा करेगी, वो चारों स्टेज पूरा करेगी जैसा आप बता रहे हैं। जी, वो अक्सर कुछ पेशेंट्स में करती है, कुछ पेशेंट में जरूरी नहीं है। कुछ पेशेंट में सिर्फ बुखार और सर के दर्द के बाद आगे वाला स्टेज जो क्रिटिकल फेज है वो नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये क्लियर करूं कि ये डेंगू वायरस की 4 किस्म है, 1, 2, 3, 4। ये चारों वायरस जो है अपने अपने फेज से गुजरेंगे, जो ये फेज है फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज, तो वायरसेस अलग अलग हैं। जी, आप क्या कहेंगे असल कबीर साहब? जी, डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं। इसमें बस थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब की इजाज़त से इसमें ऐड करना चाहूँगा। असल में इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी उसको हम कहते हैं कि जब कोई वायरस या कोई भी जरासीम जिस्म में जाता है तो वो क्या पैथोलॉजी क्रिएट करता है, यानी क्या खराबी क्रिएट करता है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया। डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स के हिसाब से बताया और बाद में उन्होंने अंदर का भी बताया। इसमें मैं सिर्फ इतनी बात ऐड करूँगा कि लोगों को अगर ये पता हो, क्योंकि मुझे ये, मैंने कई डॉक्टरों से इंटरव्यू किया, डॉक्टर साहब तो कंसल्टेंट हैं, इनको इस बात की खबर है, लेकिन ज़्यादातर हमारे जनरल प्रैक्टिशनर है, दूसरे लोगों को नहीं पता होती, उनको नहीं पता। वो पपीते का पत्ता खिलाते हैं और वो करते हैं कि जी प्लेटलेट बन जाएंगे इससे। ये प्लेटलेट को मारता नहीं है, ये खून की नालियों में सुराख क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट सबसे छोटा सेल है और जो वाइट ब्लड सेल होता है वो उससे थोड़ा बड़ा सेल है, और फिर रेड ब्लड सेल होता है जो उससे बड़ा सेल है। तो उसमें ज़्यादातर ये सबसे छोटा सेल उन सुराखों के जरिए ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है और एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस जिसको हम बोलते हैं, यानी वेसल के बाहर की स्पेस, उसमें चला जाता है। इसी तरह से WBC जो कि उससे थोड़ा बड़ा होता है लेकिन वो भी छोटा ही होता है, तो वो भी बाहर निकल जाता है। तो जब आप इस आदमी का टेस्ट कराते हैं, यानी खून टेस्ट करते हैं, तो उसमें प्लेटलेट का काउंट आपको कम नजर आता है। अच्छा, एक प्लेटलेट कितना होना चाहिए एक आदमी के अंदर? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख 4 लाख तक होता है, तो नॉर्मल होता है। तो इसमें कितना कम हो जाता है? वही मैं बता रहा हूँ। तो अब उसमें होता क्या है कि जितना ज़्यादा वो बाहर चला गया है, तो जब हम जिस लेवल पे उसको टेस्ट करेंगे उतना उसका लेवल आएगा। अगर वो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कई लोगों का भी लेवल नहीं आता, कि उनका नॉर्मल रेंज में ही रहता है, हालांकि वो डेंगू एंटीजन पॉजिटिव होते हैं या एंटीबॉडी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनकी वो खराबी पैदा नहीं हुई होती है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि अगर 100 मरीज़ बीमार होते हैं तो 98% जो है बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं, इसमें बग़ैर किसी दवा खाए हुए। सिर्फ बुखार को कम करना है और अपने आप को रिहाइड्रेट रखना है। लेकिन जो 2% केसेस हैं जिसमें प्लेटलेट क्रिटिकल कंडीशन से नीचे जा सकते हैं, यानी अगर वो फ़र्ज़ कीजिए 50,000, 30,000, 20,000 लेवल पे आ जाते हैं, वहाँ भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आदमी घबरा के पैनिक हो जाए।
तो उसमें ये पैगाम देना है पब्लिक को कि पैनिक नहीं हो, क्योंकि आप ये सोचें कि अगर खुदा न खास्ता आपको मर्ज हुआ है तो 98% चांसेस ये हैं कि आप आराम से इस चीज़ से ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि आप डॉक्टर के ज़ेरे इलाज रहें, डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी रहें और रेगुलरली डेली बेसिस कुव्वत मुदाफ़त उसी वक्त ही बढ़ती है जब आप कॉन्फिडेंट रहें, घबराएं ना। वो भी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और डेली ना सही तो एक दिन छोड़कर कम से कम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने ब्लड के सेल्स का काउंट आप बार बार करवाते रहें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं। आपको ये पता है कि जो बड़े अस्पताल हैं, जो टर्शरी केयर अस्पताल हैं, उसमें तो वो 1.5% से 1% मरीज पहुंच रहा है जो कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो चुका है। बाहर मार्केट में जो डॉक्टरों के पास भी नहीं आ रहे, घरों में भी कई डेंगू के केसेस हैं। जो आम बुखार हुआ, नज़ला जुकाम समझा, इलाज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, वो खुद ही ठीक हो गया ना, उसको पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरी बात एक और भी कि ये जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट काफी कॉस्टली होते हैं, तो लोग बार बार टेस्ट कराते हुए भी तो घबराते हैं ना। अच्छा देखिए, इसमें मैं क्या करना चाहूँगा, 2022 में एक दफ़ा हमने एक्सरसाइज की थी। मैं आज पब्लिक को बड़ा क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है, हम हेल्थ मैनेजर नहीं हैं, ठीक है। हम रेगुलेटरी बॉडी हैं, हम इन लोगों को रेगुलेट करते हैं। हमारे पास हमारे एक्ट में ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया गया डायरेक्टली कि हम प्राइस को कंट्रोल करें। लेकिन हमने ये किया कि 2022 में जब ये वबा फैली थी ज़रा ज़्यादा, आपको याद है फ्लड्स के बाद, जी, तो उस वक्त हमने कराची, हैदराबाद की लीडिंग लेबॉर्ट्रीज जो नेटवर्क हैं उनको बुलाकर उनके साथ बहुत ही रिक्वेस्टिंग अंदाज में कि आप वॉलंटरी काम करें, ये एक पब्लिक कॉज है, पब्लिक हेल्थ का कॉज है, आप इसमें हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ आपके ताल्लुक आते हैं, हम आपको लाइसेंस करते हैं। तो वो मान गए थे और हमने प्राइस कम करा लिए थे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 24 में कोई मसला, 23 में 24 में मसला नहीं हुआ इतना बड़ा। इस साल आज से कोई 3 हफ्ते पहले, जब अभी तक अखबार में खबरें भी आना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हमने ये फोर्स ही कर लिया था कि ये वबा तेज़ी से ऊपर जा रही है जिस तरह मरीज़ हम देख रहे थे, तो हमने इमीडिएटली स्टेप लिया। हमने क्या किया, हमने जितनी क्वालिटी की लीडिंग लेबोरेटरी के नेटवर्क्स हैं, सारे नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, उन सबको बिठाया। सब है, मतलब चुगताई है, सब जितने भी बड़े बड़े राहिला लेबोरेटरी है, सबको बुलाकर हमने बिठाया और माशाल्लाह सब ने, मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उस पर हमारे साथ कमिट किया। अच्छा, अब उस पर थोड़ी सी लोगों को गलतफहमी हुई कि शायद जो लेबोरेटरी को हमने नहीं बुलाया उन्होंने नहीं करना है। जो दूसरी छोटी लेबोरेटरीज है वो ऑलरेडी कम प्राइस पे कर रही होती हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती। अच्छा नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं, नहीं ऑथेंटिक भी चले होती हैं, एक एंटीजन है वो पहले उनके प्राइस कम होते हैं, लोगों के जहनों में भी होती है कि ऐसी लेबोरेटरी से काम करो जिसमें कि ऑथेंटिसिटी। मैं सिर्फ एक बात आपके जरिए कहना चाहूंगा, बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं, अगर फर्ज कीजिए इस प्राइस को कम कराने से 90% लोगों को फायदा हो रहा है और कहीं 10% इसकी कंप्लायंस नहीं भी हो रही है, जी, तो मैं समझता हूं कि हमें तो जब ही पता लगेगा जब हमें कोई रिपोर्ट करेगा। मुझे जरा एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल तो उसके बाद करेंगे। ये अवैस साहब साथ रहिएगा, मैं अब थोड़ा एक वक्फे की तरफ जा रहा हूँ, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो यही लेबोरेटरी टेस्ट के हवाले से भी हम आपसे भी बात करेंगे, तो आप साथ रहिएगा साथ में। नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिला जारी है यहाँ पर और हम छोटा से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इस गुफ्तगू को, इस मौजू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज की बात, और आज की बात में हम डेंगू ये जो मर्ज फैला हुआ है उसको हम मौजू है बनाया हुआ है। मेरे हमरा जो है डॉक्टर एहसन कवी साहब भी मौजूद हैं जो कि CEO हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के, और उन्होंने जो गुफ्तगू की वफ़ा जाने से कबल। इसके अलावा जूम पे मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस मेमन साहब जो कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं KKF हॉस्पिटल हैदराबाद के, ये भी जूम पर मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि मैं पहले अवैस साहब से की तरफ आऊँ। अवैस साहब से, अवैस साहब सुन रहे हैं मुझे? जी। हाँ अवैस साहब, ये बताइएगा कि सिंपल सी बात है कि टू द पॉइंट बात कर लें जल्दी के, ये जो मर्ज तो आ गया, चलिए जी मर्ज फैल गया, जिनकी मिन जानिब अल्लाह आता है, ये सारा मर्ज, इसमें जिनकी भी मतलब कि मौत थी वो बेचारे मर भी गए और जिनको शफा थी वो शफा मिल गया। नेचुरली जब बीमारी आती है तो आपके हैदराबाद में जो सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल हैं, क्या उनका सीज़न शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आवाम जो है वो एक भारी इलाज मुआवजे के पैसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो घरों में रहते हैं? जी हाँ, सही कह रहे हैं। जब पेशेंट्स जब किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल्स को भी चाहिए कि लोगों को सहूलतें दें और ताकि वो अपना इलाज करा सकें आसानी से, ज़्यादा खर्च के बगैर। तो इस लिहाज से अभी मैं जिस वक्त इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, KKF हॉस्पिटल हैदराबाद में, यहाँ पर जो लैब टेस्ट है, 3 ब्लड टेस्ट, CBC, डेंगू NS1 एंटीजन जो डेंगू के लिए टेस्ट होता है, और मलेरिया NP टेस्ट मलेरिया, ये तीनों टेस्ट 500 में किए जाते हैं। और ये हमने काफ़ी देर से शुरू किया हुआ है। तो अक्टूबर का जो डेटा है हमारे पास, उसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं
ये तीनों टेस्ट में हुए हैं, 6,000 से ज्यादा हुए, इससे 2,000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव आए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर स्प्रे मुहिम भी होती है रोजाना, यहाँ पे डेंगू स्प्रे मुहिम होती है, मच्छर मार स्प्रे किया जाता है रोजाना की बुनियाद पे, ताकि अस्पताल का अमला भी इस बीमारी से बच सके और लोगों में भी ये बीमारी कम से कम है। बचने के लिए इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट भी जो है, हमारा जो पेशेंट हो चुका है डेंगू का पेशेंट, उसको चाहिए कि वो मच्छरदानी में रहे, क्योंकि वो एक सोर्स है दूसरे लोगों को बीमारी फैलाने के लिए। तो उसको खास तौर पे उसको खुद भी एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और अपने आप को तो मतलब ये कि हैदराबाद में, चलिए कराची तो एक बड़ा शहर है, यहाँ तो निजी अस्पताल जो है वो तो उन्होंने तो लूट मार के एक सिलसिला भी शुरू किया हुआ है कि हर डॉक्टर मतलब कि बिना एडवांस के आप एडमिट नहीं होते, टेस्ट की कीमतें भी ज़्यादा हैं। तो मेरा कहने का ये तो आपके केस की बात कर रहे हैं, मैं दीगर अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्या सूरत हाल है कि क्या टेस्ट वगैरह के पैसे कुछ कम हुए? इसलिए कि कवि साहब तो कह रहे हैं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो सबसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप पैसे जो है वो टेस्ट के जो है वो मिनिमम रखें, कम रखें, इस पर कोई अमल दरामद हो रहा है हैदराबाद में? जी बिल्कुल, और इसके अलावा बाकी अभी जो हॉस्पिटल अस्पताल है, मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन सबने अपने अपने रेट्स जो हैं टेस्ट के कम से कम कर दिए। अच्छा, कर दिए, मतलब ये कि लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, कॉस्ट बिल्कुल कम की गई है टेस्ट की, और इससे लोग फायदा भी उठाए, काफी हो रहा है फायदा, इसलिए कि हैदराबाद छोटा शहर है। और मेरा ख्याल है कि कवि साहब जो कह रहे हैं, कवि साहब की बात भी है कि तो मतलब ये कि ये सिर्फ केकेएफ वाले कर रहे हैं या दीगर अस्पताल भी कर रहे हैं? नहीं, दीगर अस्पतालों ने भी ये इनिशिएटिव लिया है और काफी अस्पतालों ने इसको कॉस्ट को कम कर दिया है, लेकिन जो सबसे कॉस्ट है वो अभी हमारी केकेएफ हॉस्पिटल की है, लेकिन बाकी जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं हैदराबाद में, उन्होंने भी अपनी जो कॉस्ट है डेंगू टेस्ट की वो की है बिल्कुल कम। चलो ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मोहम्मद अवैस मेमन थे, ये कंसल्टेंट फिजिशियन केकेएफ अस्पताल हैदराबाद के, जो उन्होंने बातें की, यकीनी तौर पे ये आवाम को समझनी भी चाहिए। जी कवि साहब, और क्या कहेंगे आप दीगर बीमारियों के हवाले से? इसके साथ साथ और भी बीमारी भी चल रही है ना? जी देखिए, ऐसा इसीलिए हमने जब टेस्ट के प्राइस कम कराए थे, तो क्योंकि मलेरिया का भी सीजन है, तो एक टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ICT मलेरिया, हमने उसके प्राइस भी कम कराए हैं, क्योंकि डॉक्टर कभी कभी डायग्नोस करने के लिए अगर मरीज को सिर्फ बुखार है तो वो ये देखना चाहता है कि इसको मलेरिया है या डेंगू है या कुछ है, तो दोनों टेस्ट ही कराता है वो। तो इस वक्त जो सीज़न है वो मलेरिया और डेंगू का सीज़न कहलाता है। तो इसमें डॉक्टर ने जो है उसको मलेरिया का जब टेस्ट लिखता है तो हमने उसके भी प्राइस पहले से प्रीएम्प्ट करते हुए कि इसका भी लोड आएगा लोगों पे, हमने ICT मलेरिया के प्राइस भी कम कराए हैं। बाकी अब जैसे मिसाल के तौर पर ये जो मौसम होता है पोस्ट रेन, इसमें अक्यूट वाटरी डायरिया वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि पानी गंदा आने लगता है, लोग उसको बॉयल करके नहीं पीते। अब इसके अंदर ये मैसेज कितना सिंपल सा है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है, मैं अपने मरीज़ों को भी समझाता हूँ और आपके वसाता से चाहूँगा कि पब्लिक को बताऊँ कि आप सिर्फ इस मौसम में नहीं बल्कि पूरे साल इतना खर्चा कर लें, आपके पानी को बॉयल करके पिएँ। अगर आपके यहाँ साफ़ पानी नहीं आता, पानी साफ़ तो कहीं भी नहीं आता, लेकिन एक इतनी सी प्रिकॉशन से आप लाखों रुपए के खर्चे से। अच्छा, ये जो रिफाइंड वाटर मिलते हैं दुकानों पे, सर इसके बारे में देखिए, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जिनकी क्वालिटी चेक्स हैं जिनके पास, उनके बारे में तो मैं कह सकता हूं कि शायद वो सही हो। बाकियों के बारे में मेरी राय ये है कि जब तक उसका टेस्ट ना कराया जाए, उसके लिए कोई बॉडी होना चाहिए जो उसको टेस्ट करके ऑथेंटिकेट करे कि ये पानी सही है। क्यों? देखिए, फिल्टर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारे बैक्टीरिया मार दिए। आप उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो आप कम कर लेते हैं, लेकिन जरासीम या वायरस जो होते हैं वो छोटे फिल्टर से भी गुजर। लोग बात बॉयल भी करते हैं। हाँ, अगर बॉयल करते हैं, सबसे बेहतरीन और सस्ता तरीका ये है कि आप अपने घर के पानी को बॉयल करें और उसको पिएं। सर्दियों में वैसे भी आपको पता है पानी को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मेरा मैसेज ये है कि ये छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि मच्छरदानी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जिसको डेंगू हो गया उसको मच्छर काट के किसी और को ना काटे, लेकिन जिसको नहीं हुआ है उसके लिए भी मच्छरदानी सबसे सस्ता हल है। आज मच्छरदानी जो मिल जाती है, अगर रात को लगा के लोग सोएं, एक ज़माने में जब हम छोटे होते थे मच्छरदानी में सोया करते थे। अब घरों के अंदर नेट तो लगाया होता है, आपने दरवाज़ा खुलता है बंद होता है तो आ जाते हैं। ख़ासतौर पर बच्चों के लिए और ऐसे बूढ़े अफराद के लिए जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, उनको कम से कम आप मच्छरदानी में सुनाएं। जो आपने कहा दीगर बीमारियाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो गंदगी से फैलती हैं। आज हम कई बीमारियों पर काबू नहीं पा सके हैं, उसकी वजह यह कि हमारी बेसिक सैनिटेशन ठीक नहीं है, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ कंट्रोल नहीं है,
हमारा लिटरेसी रेट ऊपर नहीं जा रहा है। ये पब्लिक हेल्थ के दो ऐसे एस्पेक्ट हैं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा आपकी लिटरेसी। ये जब तक बेहतर नहीं होंगे आपकी कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल नहीं होगी। आज आप जिस बीमारी को कंट्रोल करने जाते हैं उसके खिलाफ एक पब्लिक खड़ी हो जाती है, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं उसको आप? पोलियो के बेचारे वैक्सीनेटर जाते हैं उनको मार दिया जाता है। ये जहालत है और कुछ भी नहीं है। चलो जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सामा आगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की एमपी हैं हैदराबाद के, हैदराबाद से हैं ये, और हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने लाइव प्रोग्राम में लिया, और क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी, आप बताएं मुझे। जी सामा आगा साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि जी हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है जी, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जिस तरह कराची की बढ़ रही है। ये आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की हुकूमत है, आप उनकी एमपीए भी हैं। हैदराबाद में जो सेहत और सफाई की सूरत हाल है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि आपके लोगों की तनकीद बहुत ज़्यादा है कि वहाँ सेहत और सफाई ना होने की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। जी जी, नहीं देखें, सेहत और सफाई की सहूलियात तो पूरे तरीके से हैं। अभी आपने खुद देखा था कि अभी हालिया बारिशें जो हुई थी उसमें भी आपने देखा कि ऐसा बड़ा कोई जो है इशू देखने में नहीं आया कि किसी जगह पानी रहा हो और सफाई ना हुई हो। और दूसरी बात ये कि देखें, जब बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद इस तरह की वबा और वायरल जो है वो फैलता है, और उसके लिए भी इकदाम जो है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेयर हैदराबाद है काशिफ शोरो साहब, और उधर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे हम एमपीएज हैं, या जाम खान शोरो साहब हैं, तारिक शाह जामोद साहब हैं, सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। बल्कि निचली सतह पर जो यूनियन काउंसिल्स हैं, और उनको भी हिदायत है कि वो अपने अपने तौर पर हर इलाके में उसके स्प्रे जो है वो जारी हैं। अभी भी मैं कहीं से गुजर रही थी तो मैं देख रही थी कि ये स्प्रे जो है वो अंदरूने जो हैदराबाद है हमारा, उसकी उनमें भी ये किया जा रहा है। देखें, यही किया जा सकता है। बाकी तो लोगों को खुद भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि फुल आस्तीन के जो है वो कपड़े पहने, और शाम के टाइम पर ऐसी जगहों पर जाकर ना बैठें, पानी को जो है वो स्टोरेज की सूरत में ना रखें। तो इससे ही ये जो डेंगू का जो चीज़ है, जो शिकायत आ रही हैं, और पिछले कुछ दिनों में कैजुअलिटीज भी हुई हैं, जो जाहिर है मुझे अफसोस भी है उस पर। लेकिन कुछ एहतियात हमारी अपनी भी, आवाम की भी है कि वो खुद भी कुछ एहतियात करें। सारी चीजें लेकिन बात यह है कि अभी हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, देखी भी, कि हैदराबाद में पानी की सूरत हाल बड़ी मतलब कि खराब है, कि नलों में गंदा पानी आ रहा है, गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। तो इस पानी के हवाले से भी क्या कोई खास, तो वासा ने कोई खास मतलब काम तो नहीं किया? तो इस पानी से भी डॉक्टर्स भी हमारे साथ बैठे हैं, सिंध हेल्थ कमीशन के डॉक्टर कवि साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि पानी साफ जब तक नहीं होगा बीमारियों को आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पानी जब तक साफ नहीं है आपके पास, आप बीमारियों को या वायरल होने को रोक नहीं सकते। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सहूलियात आवाम को दें। और पानी के लिए भी मैं वासा का भी अभी हाल ही में इजलास एक हुआ है, उसमें यही चीज डिस्कस की गई है कि हैदराबाद में जो गंदा पानी जो नलों में या इधर उधर आ रहा है उसको किस तरीके से जो है वो लोगों के लिए साफ करके उसको फराहम किया जाए। इंशाल्लाह तो थोड़ी तकलीफ है, लेकिन अनकरीब मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम इस पर कुछ कर पाएंगे। हाँ, इसलिए कि आप रुकन सिंध असेंबली हैं, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, तो आपकी पर जिम्मेदारियां ज़्यादा बनती हैं कि आप एज एमपी होने के नाते जो है वो इस बात को आवाम को मुतमईन करें, चाहे वो लतीफ़ाबाद में हो, चाहे कासिमाबाद में हो, चाहे मिड सिटी में हो, कहीं भी हो। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो तो है कि पानी, फिर उसके बाद जो है आप स्पोर्ट्स को देखती हैं माशाल्लाह, खेल के मैदानों की सूरत हाल भी वहाँ को बहुत अच्छी नहीं है। लोगों की शिकायतें हैं कि उस पर तजाज़ात भी हैं, या मतलब ये कि वो मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से एक खेल के जरिए भी जो है सेहत को मेंटेन किया जाता है, वो भी मुमकिन नहीं है। तो इसी हवाले से कुछ बताइए कि क्या एक्टिविटीज की जा सकती हैं इस चीज में, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन देखें, नियाज स्टेडियम पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में हमने उसको काफी जो है वो करने की कोशिश की है कि इसको और अच्छा कर दें, और किया भी। चेयरमैन साहब ने उसका इफ्तिताह किया, फिर वो पीपल्स पार्क भी बनाया वहाँ पर,
डी पार्क, वो भी देखें आप। एक ये भी आवाम को सहूलियात देने के लिए ही बनाई गई हैं सारी चीजें। कासमाबाद में भी जो है इस पे काम चल रहे हैं, और जहाँ जहाँ तजाविजात हैं, जहाँ जहाँ की हमारे पास वो रिपोर्ट्स आती हैं या शिकायत आती हैं, कोशिश करते हैं उनको रिड्रेस करने की। और खेलों की बात आपने की है तो बिल्कुल ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। फिर स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें भी काफ़ी सहूलियात हैं, वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, शाम में भी और रात में भी, और एंजॉय करते हैं। और इस तरफ अगर लतीफ़ाबाद की तरफ आप आ जाएं तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर काम होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी, आप सही कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम को सहूलियात दें और आवाम के साथ। देखिए, आपने जो पीपल्स स्टेडियम की बात की, न्याज स्टेडियम की बात की, वो एक आम आदमी की दस्तरस में नहीं है। एक गली मोहल्ले में जो भी प्ले ग्राउंड्स होते हैं वो एक आम आदमी की दस्तरस में होते हैं। तो लाजमी सी बात है कि जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं उन इलाकों में जो कायम आपके खेल के ग्राउंड्स हैं या पास हैं उनको मेंटेन किया जाए। लेकिन बहरहाल हमने भी देखा कि ये मेंटेन हो नहीं रहा। बाद में है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश की है और किया जा रहा है। फिर वो 9 नंबर में भी एक पार्क है, उसको भी किया जा रहा है। फिर बेबी अफ्सा पार्क है जो 8 नंबर में है, उसको भी जो है मेंटेन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, नजर हमारी हर चीज पर है, लेकिन कुछ जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आती है। फिर पब्लिक स्कूल में भी जो है हमारा ग्राउंड्स और जो है वो भी सही किए जा रहे हैं, वो तो बहुत बेहतरीन है। वहाँ पर तो फुटसॉल भी बना हुआ है, वहाँ पर तो स्क्वॉश के पैडल जो है वो भी स्पोर्ट्स वहाँ पर है। बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारी चीजें जो कंप्लीट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा जो चीज हम अच्छी कर देते हैं वहाँ पर बात आ जाती है कि ये आम आवाम की एक्सेस में नहीं है। फिर ये हमने बनाई किस लिए है? ये सब आम आवाम की एक्सेस के लिए तो बनाई है। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि मेयर हैदराबाद तो आपके हैं, आपकी पार्टी के हैं मेयर हैदराबाद। बिल्कुल आप और वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि आप समझते हैं कि आप मुतमईन हैं उनके काम से? बिल्कुल। अभी देखें कि उन्होंने कितने सारे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी हाल ही में मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप भी मुतमईन होंगे। अभी उन्होंने एक जो है वो ग्रेवयार्ड का भी जो है वो किया है, उसकी शिकायतें बहुत थी। जाहिर है हम यहाँ आए हैं तो हमें वापस भी जाना है। पता नहीं क्यों लोग इस चीज पर तनकीद करते हैं कि उन्होंने कोई इसका इनॉग्रेशन कर दिया तो कोई बहुत बड़ी जो है वो गलत बात कर दी। देखें, ये चीजें भी हमारी प्रायोरिटीज में आती हैं कि हम माइनॉरिटीज की भी इन चीजों को देखें, उनका भी ग्रेवयार्ड हो, हमारा भी ग्रेवयार्ड हो। तो ये चीजें तो लाजमी है ना, हमारी जिंदगी के साथ चलने वाली चीजें हैं। और मेयर काशिफ शोरो ने तो ये बहुत अच्छी जो है इनिशिएटिव लिया है, और उसको जो है काफी, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रही थी, हमारे नासमझ दोस्त जो है उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे। खैर है, अब ऑटोबान रोड देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कर दिया है, और जो है इसको जो है काफी वहाँ फतेह चौक तक लेकर जाया जा रहा है इस पूरे रोड को, और उस पे काम चल ही रहा है। आप देखें ये पूरा जो ऑटोबान का रोड है ये फतेह चौक तक जाएगा। और ये मेरे ख्याल है मैडम के हैदराबाद में ऑटोबान रोड को अच्छा कर दिया है और कराची में शारा फैसल को, ये 2 रोड अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखें कराची में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, हैदराबाद की आप जुरिसडिक्शन में आप देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन अगर आपको नजर नहीं आ रहे तो उसका तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए बहरहाल ये अवाम की जो बातें थी वो हम आपको पूछ रहे थे और आप उसकी क्लियरिफिकेशन देनी थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमारी खट्टी मीठी बातों का जो है ना वो जवाब दिया। और यकीनी तौर पर काम पे तनकीद भी होती है, तारीफ भी होती है, और कराची में भी यही सूरत हाल है कि तनकीद भी होती है, तारीफ भी होती है। लेकिन बात वह है कि तनकीद करना आसान होता है, तारीफ करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल से लोगों की ज़ुबानों से निकलते हैं तारीफ। तो बहरहाल MP थी हमारी सायमा आगा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की। लेकिन हैदराबाद में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको चलते चलते बता दूं कि 160 यूनियन है, जिसमें कि तकरीबन कहते हैं कि बहाना 12 लाख रुपए फंड्स फराहम किए जाते हैं एक यूसी को। अब 12 लाख रुपए फंड्स जो फराहम किए जाते हैं तो लाजमी सी बात है वो 12 लाख के फंड में तनख्वाहें भी होंगी या OZT की रकम मिलती होगी, उससे तनख्वाहें देते होंगे। इसमें क्या करेंगे आप तरक्यात काम, और इसमें मिन हसल कौम मैं क्या बताऊं कि करप्शन हमारी नसों नसों में बस चुका है, और ये ज़्यादातर जो फंड्स होते हैं वो करप्शन की नज़र आ जाते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी बात से करेंगे कि सेहत, एजुकेशन, ये इसमें इतनी ज़्यादा करप्शन है, हेल्थ के शोबे में और आपके एजुकेशन के शोबे में इतनी ज़्यादा करप्शन है
कि मेरा अपना जाती राय है कि कराची में भी देख लें आप सरकारी अस्पताल, अरबों रुपए के फंड्स मिलते हैं, लेकिन आप सहूलियात जाके देखें, सिर्फ आप उनके जाके वॉशरूम जाके देख लें, क्या हशर होता है कि आप वहां पर मतलब कि जाना पसंद नहीं करते लोग, इसीलिए प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं। देखिए सर, ऐसा है बिलाल साहब के हेल्थ केयर और एजुकेशन ऐसी है कि 70% अब प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, ठीक है। लेकिन आपकी मैं एक बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि आपने शुरू में कहा था तारीफ करना मुश्किल होता है, लेकिन होता यह है कि अगर कोई वर्कर या कोई ऑफिसर अच्छा काम कर रहा हो या कोई मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा हो तो उसको मोटिवेट भी करना चाहिए। मैं किसी के फेवर में ये बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ केयर को रेगुलेट करता हूँ, कि सिंध गवर्नमेंट में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी सूबे से कंपेयर करके जीतने या हारने की बात करूँगा, लेकिन चंद ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनको हमें तारीफ़ करना चाहिए, जिसमें एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो हमारा PPHI का मॉडल है, आज पंजाब उसको अडॉप्ट करने जा रहा है। वो उस मॉडल में हमने पहले भी उन सेंटर्स को देखा था जब PPHI नहीं था कि वहाँ क्या होता था और आज वहाँ क्या हो रहा है, मैं उसका विटनेस हूँ, नंबर 1। फिर NICVD आपके लिए एक मिसाल है कि जहाँ पे मरीज़ जाते हैं और बगैर पैसा दिए हुए कार्डियक ऑपरेशन करा के बाहर आ जाते हैं। फिर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह बच्चे जिसकी ज़िंदगी में कभी उन्होंने ऐसे अस्पताल नहीं देखे होंगे, जहाँ आज जाके देखें आप तो आप कहेंगे वहाँ रोबोटिक्स काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये स्लोली ग्रेजुअली काम हो रहा है। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इधर कहने की है कि अगर गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है, मैं आपको बड़े वसूख से एज अ पब्लिक हेल्थ फिजिशियन ये बात कह रहा हूँ आपके सामने बैठकर, और मैं इस बात के लिए विटनेस हूँ कि हर साल डेंगू की केसेस ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन क्योंकि 98% सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कहीं रिपोर्ट भी नहीं हो रहे थे। अब गवर्नमेंट ने ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि अपने डेटा कलेक्शन सिस्टम को बेहतर किया जाए। अब हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साथ मिलकर हम प्राइवेट सेक्टर का डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सिंध हेल्थ कमीशन की जो बात करें, इसका काम क्या है? सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके 2 मेन काम है। हमारा काम यह है कि जितने भी लेजिटिमेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, लेजिटिमेट यानी कानूनी तौर पर चलने वाले, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक प्राइवेट सब, अब उनके अंदर हम उनको रेगुलेट करते हैं किस हिसाब से कि पहले उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद उनका लाइसेंसिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब उसमें एक GP के क्लिनिक है, वो भी हम करते हैं रेगुलेट, और अगर एक बहुत टर्शरी केयर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ज़ियाउद्दीन आगा खान हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में जिन्ना हॉस्पिटल हो, या सब करते हैं। लेकिन हमने प्रायोरिटाइज इस तरह किया क्योंकि हमारा उम्र अभी 7 साल है, हम 7 साल पहले काम करना शुरू किया और ये सिस्टम है 78 ईयर्स का, तो हमने पहले प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटाइज ज़्यादा किया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर वैसे भी सेमी रेगुलेटेड है, किसी स्ट्रक्चर के तहत चलता है। टाइम कम है, इसलिए मैं टू द पॉइंट कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे सर, इफ़ यू डोंट माइंड। ये जो इतने जो भांत के जो आपके शहर के अंदर लेबॉर्ट्री हैं, पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, इनको क्यों नहीं कंट्रोल करते आप? तो ये आपने स्टेटमेंट दिया ना, हमारे पास आइए आपको डेटा दिखाएंगे किसको कंट्रोल किया किसको नहीं किया, लेकिन ये एक प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आज हमने एक को कंट्रोल कर लिया फॉर एग्जांपल, और पीछे उसके 2 दिन बाद किसी ने एक और लैब खोल ली पीछे, तो फिर उसको कंट्रोल करना मतलब विदाउट परमिशन वो खोल लेते हैं। हाँ, वो तो गैर कानूनी है ना, क्योंकि पहले आपको जो मैंने शुरू में बात की थी आप मिस कर गए कि 78 साल से जितनी भी लैब्स बनी हुई थी वो कानूनी थी। आज 7 साल से हम उनको कानून समझाने चले गए, तो जाहिर बात है वो हमारा मिसमैच तो रहेगा। बात यह है कि वो ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। आप देखें गली मोहल्ले के अंदर जो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री मुख्तलिफ खुली हुई थी, जिसको मुख्तलिफ नामों से, अब उन पे लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए जाते हैं कि सस्ता कर रहे होते हैं, पैसे कम ले रहे होते हैं, वो इस वजह से टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक नहीं होता। आप ये देखें कि जिस भी बड़े अस्पताल में जाएं, डॉक्टर इलाज बाद में करता है, पहले कहता है ये टेस्ट ले आओ, ये टेस्ट कर दो, ये टेस्ट कर लो। वो उससे चाहे जितने भी बड़े अस्पताल हैं, उनके जो सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग जो होती है वो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री से होती है या मेडिकल अपने दवाइयों से होती हैं, जो उनके दुकानें लगी हुई होती हैं। मेरा कहना का सिर्फ मकसद ये है कि आवाम, आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे घरों में पड़े रहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अस्पताल नहीं जाते, उसकी वजह एक मुआशी भी है। बिल्कुल है, देखें आपने एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है। नहीं, वो बिल्कुल है, इस पे हम गरीब मुल्क में इसमें कोई इसमें दवाइयां महंगी हैं, फिर उसका आप कह रहे हैं बार बार आपको टेस्ट कराना चाहिए, तो कहां से कराएगा गरीब आदमी? हाँ, तो इसीलिए हमने ये कोशिश की थी कि इसके टेस्ट के प्राइस को अगले 3 महीने के लिए कम करा दी जाए। नंबर 1, जो आपने बात की कि लेबॉर्ट्री ऑथेंटिक नहीं होती, लेबॉर्ट्री की ऑथेंटिसिटी इस पर डिपेंड नहीं करती कोई गली में बनी हुई है, वो इस पर डिपेंड करती है कि उस लेबॉर्ट्री को कोई पैथोलॉजिस्ट ओन करता है जो क्वालिफाइड है, कॉम्पिटेंट है, PMDC से अलाउड है कि वो लैब खोल सकता है। अगर उसने वो लैब को ओन करता है तो वो लैब ऑथेंटिक है। ये हमारा परसेप्शन है कि वो अगर कम पैसे चार्ज कर रहा तो वो टेस्ट गलत ही करेगा, ऐसा नहीं है। एक तो ये बात कहना था। दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर ओवर प्रिस्क्राइब करते हैं टेस्ट, ये एक अलग कहानी है, तो वो डॉक्टर का कसूर है, बिल्कुल है ना। हाँ, और वो बड़े अस्पताल छोटे अस्पताल सब बराबर है, सब बराबर है। तो इसलिए रैशनल प्रैक्टिस डॉक्टर की वही होती है कि वो करे। डेंगू के टेस्ट के पैसे कम कराने का जो हमारा मकसद था कि इसमें तो मरीज को टेस्ट कराना। इसमें फीस कितनी है? अगर सपोज के एक आदमी जाता है
पहला टेस्ट कराता है तो कितने पैसे लेते हैं? असल में आपके पास, मेरे पास वो चार्ट है, आपको मैं शेयर भी कर लूँगा, आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा बाद में। इसके अंदर जो प्राइस मिसाल के तौर पर 3,500 रुपये का टेस्ट था, उसको हम ले आए 1,500 पे। ठीक है। जो टेस्ट आपका 4,000 का था वो हम ले 1,100 पे, और सीबीसी को तो हम ले आए 500 पे। अच्छा, सीबीसी के बारे में एक बात क्लियर कर दूं, आपके माज़ीन के लिए बहुत ज़रूरी है। सीबीसी जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, ये एक ऐसा टेस्ट है जो हर बीमारी में आदमी कराता है, यानी निमोनिया में भी कराएगा, किसी को पेट का खराब होगा उसमें भी कराएगा। कल्चर भी तो है, कल्चर भी नहीं, कल्चर छोड़े, जो हमने प्राइस कम कराया उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा। तो उसमें होता है क्या है कि हमने लेबोरेटरी वालों ने ये कहा था कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, और अगर डेंगू के हवाले से सीबीसी होगा तो हम प्राइस कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी शौकिया सीबीसी के बाद देखो जरा मेरा क्या चल रहा है तो प्राइस कम कर दो। ये हमने उनकी बात मानी थी कि उन्होंने हमारी इस एफर्ट को वॉलंटरी तौर पर सपोर्ट किया था। किस बात को? कि हमने पब्लिक हेल्थ कॉज के लिए प्राइस कम कराएं, ना कि हमने उनसे कहा था कि आइंदा के लिए आपके प्राइस हमेशा के लिए कम हो जाएंगे। और वो 31 दिसंबर तक लागू है, 2025 तक। अगर खुदा ना खास्ता सब्सिडाइज, अगर खुदा ना खास्ता 31 दिसंबर के बाद तक इस में कमी नहीं आती, हम उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप और 2 महीने बढ़ाएं, इसके 3 महीने बढ़ाएं। लेकिन अगर उस वक्त तक कमी आ जाती है तो फिर लाइफ कम। उसमें सारे बड़े अस्पताल भी है, छोटे अस्पताल, अल्हम्दुलिल्लाह जो आप रेट बता रहे हैं ये सारे इसी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई इसका गलती करता है हमें कंप्लेंट करें। आप कंप्लेंट, तो आपके कंप्लेंट करने का तरीका कर क्या है? कहाँ पे ऑफिस? आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन जाके आप टाइप करें www, उस पर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, किस तरह आपने करना है, क्या कंप्लेंट करना है। ये सुने आप जरा गौर से, दोबारा बताइएगा। हाँ, जो हमारे www.sscc.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाएं, उस पर जाकर आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा। आप हमारे पास जब ये चीज़ बताएंगे कि किसी लेबोरेटरी ने कंप्लाइंस नहीं की है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। या वो ओवरचार्जिंग कर रहा है, वही ओवरचार्जिंग कर, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वो ओवरचार्ज इसलिए कर रहा है कि आपको डेंगू नहीं था, आप शौकिया टेस्ट करा रहे थे, वो फिर कसूरवार नहीं है। या आप अपने घर से ले गए थे कि मेरा टेस्ट कर दो, तो भी वो कसूरवार नहीं है, इसलिए कि लेबोरेटरी वाला जब भी उसको पैसे कम करेगा जब आपके डॉक्टर की पर्ची साथ होगी। तो जब भी आपको डेंगू का शक हो अपने डॉक्टर से पर्ची लिखवाएं, पर्ची लिखवा कर आप लैब जाएं, और लैब में हमारे रेट लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे हुए तो अखबारों में हमने शाये कराए थे, अगर अखबार में नहीं मिलते तो हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, उस पर लगे हुए हैं, आप उसकी प्रिंट आउट लेके चले जाएं कि इतने पैसे लेना है। 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह सिंध के प्रोविंस में अगर कोई लेबोरेटरी इससे ज़्यादा चार्ज करती है तो आप हमें इत्तला दें। अगर आप इत्तला नहीं देंगे तो हमें इल्हाम नहीं होगा कि किसी से पैसे ज़्यादा चार्ज हो गए। जब आप इत्तला देंगे तो हम उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की और बताया। मैं समझता हूँ कि आवाम को भी जो है इन इंफॉर्मेटिव से फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक बात दुरुस्त है बिल्कुल कि जब किसी घर में कोई बीमार होता है तो यकीनी तौर पर उस पर एक माशी बोझ पड़ जाता है, और हर आदमी चाहता है कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाए तो दूसरी तरफ वो सेल्फ मेडिकेशन करके खुद ही सही हो जाए। ये एक फितरी सी बात है। बहरहाल हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला सबको सेहतियाब रखे और हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। मेरी दुआ है, डॉक्टर साहब की भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो सबकी जो है वो सेहत को कायम व दायम रखे। लेकिन डॉक्टर की भी एक जॉब है, एक मुआश है। अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टरी का शुभ चलेगा कैसे, अस्पताल कैसे चलेंगे। बहरहाल बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक अल्लाह।